अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी साइंस क्लास 7 की हिंदी साइंस। हमारा तक कहाँ तक हो गया था? बाह्य दल, दल, पुंकेसर, इंस्टिकेशन हमने बताए थे कि 4 जो होते हैं वो एक सामान्य पुष्प में निम्नलिखित कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। सबसे पहले हमें किसके बारे में दिया गया है? बाह्य दल। किसके बारे में दिया है? बाह्य दल। तो देखेंगे बाह्य दल में क्या है। ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प के भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं, यानी कि जो कली के अंदर होती है, जो भीतर का अंग होता है, कली के अंदर का भीतर का अंग, उसकी सुरक्षा करते हैं। और हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, यानी कि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण किसकी मदद से होता है? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? हरा रंग देता है। ठीक है। दूसरी हेडिंग हमें क्या दी गई है? दल। दल के बारे में क्या दिया गया है देखेंगे। दल पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। ये जो दल है ये पुष्प के सबसे आकर्षक भाग होते हैं। प्रायः ये रंगीन होते हैं, यानी कि ये अलग अलग रंग के होते हैं फूल। ठीक है। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या और रंग विभिन्न विभिन्न होता है। जैसे गुड़हल में लाल होता है, कनेर में पीला होता है, गुलाब में गुलाबी होता है, चमेली में कैसा होता है? सफ़ेद आदि। तो हर प्रकार का जो दल होता है सबका कैसा होता है? अलग अलग होता है। लेकिन बाह्य दल आप देखोगे जो बाहरी का हिस्सा होता है वो ज़्यादातर हरा ही होता है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? रंगीन होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर क्या करते हैं? परागण के लिए आकर्षित करते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्पों में दलों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे गुड़हल में 5 तथा सरसों में 4 दल पाए जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है देखेंगे। पुष्प के भीतर क्या कह रहे हैं? पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। आपने देखी हैं जिससे आप बोलते हैं ये बॉडी निकल आई, हल्के से धागे धागे से बने होते। तो वही कह रहे हैं कि बहुत सारे धागे जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इससे परागकोश कहते हैं। जो ऊपरी सिरा होता है जो फूला हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश में चूड़ के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं। इन्हें परागकण कहते हैं। ये परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के बढ़ती पराग पर पहुँचते जाते हैं। अब दिया है स्त्री कैंसर क्या होता है। स्त्री कैंसर क्या होता है देखेंगे। यह पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है। यानी कि ये पुष्प का कौन सा होता है? मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है, और ये सबसे बीचम बीच स्थिर होता है किसके? फूल के। ठीक है। इसके भी 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग यानी कि अंडाशय। ठीक है। अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका, और वर्तिका के अग्र भाग पर फूली हुई रचना वर्तिका। ठीक है। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। यानी कि जिसमें क्या होता है? अंड का निर्माण होता है, वही कहलाता है मादा, यानी कि स्त्री कैंसर। ठीक है। पुष्प के सभी भाग एक आसन पर टिके होते हैं। कौन से आसन पर टिके होते हैं? जिसे हम कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। तो कौन से आसन पर टिके होते हैं? पुष्पासन पर। नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दी गई है? परागण। क्या दी गई है? परागण। तो क्या कह रहे हैं? परागण क्या होते हैं देखेंगे। आपने तितलियों तथा मधुमक्खियों को फूलों के आसपास मंडराते हुए जरूर देखा होगा। देखा है। दरअसल ये मकरंद क्या कह रहे हैं? दरअसल ये मकरंद शहद चूसने के लिए फूलों पर बैठती है। तो फूलों के परागण कण इनके पैरों तथा पंजों में चिपक जाते हैं। इस प्रकार कीट पतंगे पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं। ठीक। परागकणों का परागकोश जैसे निकलकर वर्गिकाग्र
पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं आदि के द्वारा होती है। जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, कौन सा परागण? स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकल कर क्या कह रहे हैं, उसी जाति के अन्य पौधे में पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो ये क्रिया कहलाती है परपरागण। क्या कहलाती है? परपरागण, यानी कि स्वपरागण और परपरागण कहलाती है। अब 11.3 हमें दी गई है, क्या कह रहे हैं? परागणों का अनुकरण तथा निषेचन, यानी कि जो परागकण थे उनका अनुकरण कैसे होता है और उनका निषेचन कैसे होता है, तो देखेंगे। आपको यहाँ पे भी अलग अलग दिख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो ये वर्तिकाग्र है जो सबसे ऊपरी मोड़ में है। ठीक है, नीचे का हिस्सा जो थोड़ा सा हल्का सा पतला है ये है वर्तिका, और सबसे नीचे वाला जो मोटा हिस्सा और फूला हुआ है ये है अंडाशय। ठीक है, और ये इसके अंदर जो छोटा सा आपको बीज दिख रहा है वो होता है अंडकोश। ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको ये क्या है? अंडकोश का। और उसके अंदर जो हल्का ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो है युग्मन निर्माण। ठीक है, यहाँ से बनता है। अब हमें क्या दिया है? सबसे निषेचन, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे अंकुरण तथा निषेचन कैसे होता है। तो परागकण वायु, जल की, मनुष्य आदि के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र, इसमें आपने देखा होगा कि फूलों का रस जो होता है वो हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें जो रस निकलता है आप हाथ में लेना कभी तो वो हल्का सा चिपचिपा होगा। तो क्या कह रहे हैं? नम एवं चिपचिपा वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं। ठीक है, यानी कि फूलों को भी बनने के लिए, तैयार होने के लिए उन्हें मादा यानी कि स्त्री के अनुसार मादा भी चाहिए होता है, और पुंकेसर यानी कि पराग क्या कह रहे हैं? पराग नलिका वर्तिका यानी कि बीजांड युग्मक यानी मादा युग्मक और युग्मक करते हैं। इसे हम कहते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि जहाँ पे मादा युग्मक बनता है उसे हम बोलते हैं निषेचन। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? युग्मक द्वारा बनी कोशिका युग्म नज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्म नज्म। यही हमने अभी यहाँ पे देखा था, ये जो ब्लैक हिस्सा है युग्म नज्म निर्माण यही होता है, यानी कि अंडाशय के अंदर। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है नर तथा मादा युग्मन। क्या कह रहे हैं? भ्रूण का विकास होता है नर तथा मादा युग्मक, नर भी चाहिए होता है और मादा युग्मक की क्रिया निषेचन कहलाती है, यानी कि नर मादा दोनों का युग्मक संयोग यानी कि क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। कुछ फल गुद्देदार और रसीले सरस होते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा, अमरूद, नींबू, टमाटर आदि। कुछ शुष्क होते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट आदि। अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों में संचित करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, अब दिया है 11.4 दी गई है। क्या दिया है? बीजों का प्रकीर्णन, यानी कि बीज कैसे बनता है। फूल में सबसे पहले तो बीज ही बनता है। ठीक है, तो बीजों का प्रकीर्णन क्या दिया है? आपने देखा होगा कि एक ही प्रकार के पौधे विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। आप एक पौधा लगाओगे और उसके आसपास देखोगे कि बहुत सारे पौधे उगाते हैं। ठीक है,
ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। यदि कभी आप खेत या झुरमुट यानी कि झाड़ झंखाड़, ठीक है, के पास से होकर गुजरे होंगे तो देखा होगा कि छोटे छोटे बीज कपड़े में चिपक जाते हैं। ठीक, तो ये बीज प्रकीर्णन के लिए विशेष प्रकार की रचना जैसे कांटेनुमा, रोमयुक्त, चिपकने युक्त। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे छोटे बीज होते हैं जो चिपक जाते हैं, आपके कपड़ों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आपको यहाँ पे चित्र भी दिए गए हैं, ये जो छोटे छोटे बीज दिए गए हैं, ठीक है, पंख दिए गए हैं, ठीक है, ये सब क्या है, कह रहे हैं कि प्रकीर्णन हेतु विभिन्न प्रकार के बीज। ठीक, अब जरा सोचिए, क्या कह रहे हैं, जरा सोचिए, अगर किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर उग जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? दरअसल एक ही जगह उगे नए पौधों यानी कि नवोद भिन्नों के बीच में स्थान तथा भोजन, जन, खनिज, लवण तथा प्रकाश के लिए संघर्ष होगा। संभवतः उनमें से कोई पौधा स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होगा। पेड़ पौधे इन्हीं संघर्षों, भोजन और स्थान को कम करने के लिए बीजों और फलों का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक, प्रकृति में तो क्या कह रहे हैं, प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? वायु, जल और जंतुओं द्वारा होता है। तो क्या कह रहे हैं, चिलबिल तथा द्विफल, मैपिल जैसे पौधों के पंख युक्त बीज होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहे हैं, इसमें पंख भी लगे हैं और कुछ बीज भी लगे हुए हैं, तो ये क्या है, पंख युक्त बीज हैं। ठीक है, बीज घासों के हल्के बीज अथवा मदार आग के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल हवा के द्वारा उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पक्षी फलों को खाते हैं, बीज पच नहीं पाते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। यह बीज उगकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। आपने पीपल के पेड़ को दीवारों पर उगते हुए देखा होगा, देखा है, कई जगह पीपल का पेड़ अधिकतर दीवारों में उगा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, कुछ पौधे जैसे नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय रेशेदार होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो पेड़ है ये कैसे होता है, रेशेदार और तंतुमय होता है, ताकि वे जल में, क्या कह रहे हैं, ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। ठीक, कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कटकी यानी कांटेदार के बीज, ये क्या होते हैं, जिनसे हुक जैसी संरचना होती है। ठीक है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक, और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जैसे यूरेना तथा जेनेथियम आदि। कुछ पौधों के फल जैसे मटर तथा अरंड आदि झटके के साथ क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं और अपने जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। यानी कि जो हमारे बीज होते हैं, पेड़ पौधों के बीज होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा पहुंचते हैं, या तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर जंतुओं के द्वारा। हमारा चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अब हम देखेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो क्या कह रहे हैं, अभ्यास कार्य प्रश्न में सबसे पहले हमें दिए हैं सही विकल्प पर सही निशान लगाइए, यानी सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो पहला क्या दिया है, नर और मनुष्य यानी कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। अभी हमने पढ़ाया कि जब नर और मादा का प्रक्रम होता है तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है,
निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। का परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है। अंडाशय किसके अंदर होता है? जो फल होता है फूला हुआ, फल के अंदर विकसित होता है। तो इसमें क्या फिल करेंगे? फल में। गा क्या कह रहे हैं? अजूबा। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता हुआ है, जो पेड़ है वो क्या है? अजगा, यानी कि किसके द्वारा करता है? पत्ती के द्वारा। ठीक, यानी कि वो उसमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। घा क्या कह रहे हैं? पौधे के जनन अंग हैं। पौधे के जनन अंग कौन से हैं? पौधे का जो जनन अंग होता है वो होता है फूल वाला, यानी कौन सा है? पुष्प, फूल। ठीक, अब लास्ट क्या कह रहे हैं? परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का जनक पौधे के, क्या कह रहे हैं? जनक पौधों के कायिका भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाता है? वर्धी या कायिक जनन कहलाता है। अब सेकंड क्या कह रहा है? खा जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे पुष्प कहे जाते हैं। कौन से कहे जाते हैं? एक लिंग पुष्प कहे जाते हैं, यानी कि वो केवल या तो नर के द्वारा या फिर मादा के द्वारा, यानी कि एक ही चीज़ से जो जिनमें जनन होता है वो कहलाते हैं हमारे एक लिंगीय पुष्प। तीसरा क्या कह रहे हैं? परागकोश में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण। ठीक है, नर और मादा युग्मकों का युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। बीज का प्रकीर्णन किस किस के द्वारा होता है? अभी हमने बताया वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। अब हमें हेडिंग दी गई है। क्या दी गई है? निम्नलिखित में सही कथनों पर सही का तथा गलत कथनों पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्या कह रहा है? स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही है। कलम लगाना कृत्रिम वर्धी प्रजनन है, ये भी सही है। ईस्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है, यानी कि ये गलत है। स्त्री कैंसर पुष्प का नर भाग होता है, ये भी गलत है। स्त्री कैंसर कौन सा होता है? मादा भाग होता है। लास्ट क्या दिया है हमें? पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमने अभी सबसे लास्ट में पढ़ा है कि जो पुष्प के सभी भाग होते हैं उनमें वो सभी किस पे आश्रित होते हैं? पुष्पासन पर आश्रित होते हैं। अब हमें दिए गए हैं मिलान करो। मिलान करो, खंड का दिया है और खंड खा दिया है। पहला क्या दिया है? कली और मुकुल। कली और मुकुल का किस में होता है? ईस्ट से। किससे मिलान करेंगे? ईस्ट से। दूसरा क्या दिया है? आँख। आँख का किससे करेंगे? आलू। तीसरा क्या दिया है? खंडन। खंडन यानी कि स्पाइरोगाइरा। चौथा क्या दिया है? पंख। पंख यानी कि मैपिल। और लास्ट हमारा क्या दिया है? बीजाणु। बीजाणु का क्या होता है? डबल रोटी की फफूंद। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 11, यानी कि पार्ट 11 हमारा पूरा फिनिश हो गया। अब है हमारा पार्ट 12। क्या है देखेंगे। लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि जो पौधे तथा जंतु हैं वो लाभदायक और उनके हानिकारक क्या क्या हैं, यानी कि वो कैसे लाभदायक होते हैं या हानि, और उनसे हानिकारक भी कौन कौन से होते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देखेंगे। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है मानव जीवन पर, मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव, यानी कि लाभदायक एवं हानिकारक। दूसरी हेडिंग हम पढ़ेंगे लाभदायक पौधे। तीसरी हेडिंग हम पढ़ेंगे पौधों का महत्व, भोजन जैसे दवा, इमारती लकड़ी एवं ईंधन के रूप में। और
सबसे लास्ट हेडिंग हमें क्या दिए हैं, लाभदायक जंतु। क्या दिए हैं, लाभदायक जंतु।